जो सवाल हमें सोने नहीं देते। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हम लोग भारत के मूलनिवासी हैं। भारत के अंदर उत्पादन का काम हम लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का उत्पादन क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार का निर्माण क्यों ना हो, निर्माण का काम भी हम लोग करते हैं। खेतों के अंदर जो फसलें उगती हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, या अन्य प्रकार की फसलें हो, मालिक खेत का कोई भी हो, लेकिन वह मजदूर के रूप में धरती का सीना चीर कर अपना पसीना बहाकर फसल हम लोग उगाते हैं। उसके बावजूद अगर भारत में कुपोषण के शिकार कौन लोग हैं, अनीमिया की शिकार महिलाएं कौन लोग हैं, तो पता लगेगा 98% लोग कुपोषण के शिकार हमारे लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। 98% महिलाएं अनीमिया के शिकार हमारे लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको वो जो न्यूट्रिशियस फूड चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। कपास हम उगाते हैं, कपास से धागा हम बनाते हैं, धागे से कपड़ा हम बनाते हैं, और हमारे ही लोगों के तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर कोई भी कौम इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रही, लेकिन हमारे लोग अपने ही देश में, भारत में लगभग 3500 साल तक गुलाम रहे हैं। इस गुलामी का कारण अगर हम लोग खोजेंगे तो समझ में आएगा। इस गुलामी का कारण जब हम धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं, तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। सवाल यह है कि जब देश में हम मूल निवासी हैं, निर्माण का काम हम करते हैं, उत्पादन का काम हम करते हैं, और मूल निवासी होने के बावजूद जो देश के अंदर खेती की भूमि है, उस खेत की भूमि के मालिक हम क्यों नहीं हैं? देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जिससे अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, जो प्राकृतिक है, जिसे कोई व्यक्ति नहीं बनाता, जो जमीन से पैदा होता है, खेत जो जैसे नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, जंगलों से उत्खनन होता है, अरबों खरबों रुपया उससे पैदा होता है, वो प्राकृतिक है। लेकिन उस जो प्राकृतिक संसाधन, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या खेत की जमीन और सारे प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो फिर कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हम मालिक क्यों नहीं हैं? उसमें हमें हिस्सा क्यों नहीं मिला? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि उसके मालिक हम क्यों नहीं हैं, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है, हमने 3500 साल की गुलामी क्यों झेली? जब इस सवाल का जवाब हम धर्मशास्त्रों में खोजते हैं तो जवाब मिलता है हिंदू धर्मशास्त्र
से ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज 4 वर्णों में बटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जिस प्रकार हिंदू समाज 4 वर्ण में बटा है, उन चारों वर्णों को क्या करना है, उसका क्या अधिकार है, ये भी धर्म शास्त्रों में लिख दिया है। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा मनुस्मृति के अंदर, ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा, दान लेना, दान देना, यज्ञ करवाना। वैश्य का काम व्यापार करना, दान देना, यज्ञ करवाना। लेकिन ये जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, इसमें पहले वर्ण की जनसंख्या पूरे देश में 5.52% है। दूसरे वर्ण की जनसंख्या 3.90% है और तीसरे वर्ण की जनसंख्या 1.330% है। तीनों को जोड़ ले तो केवल लगभग 10 से 11% के बीच। तो जो 10 से 11% के बीच जो जनसंख्या है, धर्मशास्त्र उन्हीं को सारी संपत्ति का मालिक बनाते हैं, उन्हीं को पढ़ने लिखने का अधिकार देते हैं, उन्हीं को व्यापार करने का अधिकार देते हैं। सारे अधिकार केवल उनके। और जो चौथा वर्ण है, जो बाकी की जनसंख्या है, वो चौथे वर्ण में आती है। चौथे वर्ण को ना तो संपत्ति रखने का अधिकार, ना उसको पढ़ने व लिखने का अधिकार, ना उसको व्यापार का अधिकार। इन सारे अधिकारों पर उसकी धार्मिक बंदिश थी। धर्मशास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई शूद्र संपत्ति इकट्ठा कर ले, जोड़ ले अपनी मेहनत से, तो उसकी संपत्ति को छीन लेना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र उसको संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं देते। तो सोचो, जिसके पास धार्मिक बंदी की वजह से ना तो पैसा है, ना संपत्ति है, ना व्यापार करने का अधिकार है, ना पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो उसके पास बचा क्या? उसका धर्मशास्त्रों में लिखते हैं, उसका कर्तव्य है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना और काम करे, काम के बदले में पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। काम के बदले में बचा खुचा जो उनके घर का खाना है, केवल वो खाना उनको मिलेगा। ये स्थिति देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से पहले तक यही स्थिति थी। और ये स्थिति कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 साल नहीं, ये स्थिति लगभग 3500 साल तक रही। तो किसी भी जाति को या किसी भी संप्रदाय को अगर 3500 साल तक पढ़ने लिखने से दूर रखा जाए, व्यापार करने से दूर रखा जाए, संपत्ति इकट्ठा करने से दूर रखा जाए, भरपेट खाने से भी दूर रखा जाए, तो क्या वो समाज अपनी आजादी के बारे में सोच पाएगा? क्या वो समाज अपने अधिकार के बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा ना। यही कारण है जिसकी वजह से ना तो हमारे लोगों के पास खेत की जमीन है और ना ही हमारे लोग दुनिया की तरक्की में आगे बढ़ पाए। और यही कारण है कि हमारे लोग लगभग 3500 साल पूरे दुनिया में सबसे लंबे समय तक गुलाम रहे। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कि केवल यह स्थिति हमारे समाज की नहीं थी, ये केवल देश के लगभग 88% समाज की स्थिति नहीं थी, बल्कि उस 88 के बाद जो बाकी का जो
लगभग 11% या 12% समाज है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे। उनकी जो महिलाएं थी उनकी स्थिति भी शूद्रों जैसी थी। आज अगर वंदना जी हम विधायक के तौर पर बैठी हैं तो ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही अधिकार। अगर आप दूरदर्शन से रिटायर हुई, आप अध्यापक के तौर पर रिटायर हुई, तो यकीन मानिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार ना दिलवाते ना तो आप नौकरी पे लग पाती। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, पहली बात तो हम पढ़ ही नहीं पाती। हमारे देश की स्थिति इतनी बदतर रही है महिलाओं को लेकर कि पति अगर जवानी में मर जाए तो हिंदू स्त्रियों को पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में रहना होता था। पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों ना हो, कितना ही बुरी तरह क्यों ना मारता हो, कितना ही प्रताड़ित क्यों ना करता हो, उसके बावजूद हिंदू स्त्रियों को तलाक लेने का हक नहीं था। पति अगर पत्नी को छोड़ दे तो उसको गुजारा भत्ता देने का हक नहीं था। और अगर पत्नी को बच्चे नहीं होते, बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। हमारी देश की हिंदू महिलाओं को ये सारे हक अधिकार मिले कि पति अगर जालिम और क्रूर है, पत्नी का उत्पीड़न और शोषण करता है, तो उसको तलाक का हक मिलना चाहिए। पति अगर उसे छोड़ दे तो उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। पति जवानी में मर जाए तो उसको शादी करने का हक होना चाहिए। पत्नी को पिता या पति की संपत्ति में हक होना चाहिए। ये सारे हक दिलवाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, जब वो देश के प्रथम कानून मंत्री बने 1951 में, वो भारत की संसद के अंदर हिंदू कोड भी लेकर आए। आपको ये सबको जान के शायद आश्चर्य भी होगा, बेहद दुख भी होगा। पूरे संसद के अंदर जितने भी सांसद थे, सारे हिंदू सांसद डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये तो हिंदू कोड बिल बनाकर हिंदू महिलाओं को हक और अधिकार देने की कोशिश डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ऊपर हमला है। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस लड़ाई को ना लड़ते तो क्या इंदिरा गांधी कभी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी? क्या बहन मायावती जी, ममता जी कभी मुख्यमंत्री बन सकती थी? और अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे 3500 साल की गुलामी को तोड़कर हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते ना खोलते, हमारे लिए राजनीतिक रिजर्वेशन, शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो ना तो मेरे पिताजी को चाहे 4th क्लास की नौकरी क्यों ना लगी हो, ना तो वो नौकरी में लगे होते, ना मैं पढ़कर वकील बना होता। और आज अगर मैं एक विधायक या मंत्री हूं तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दिए हुए लेकिन पिछले इतिहास में वो तो मैंने थोड़ा सा टच किया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा कितना उत्पीड़न होता था। वो तो आप वर्षों से सुनते आए, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। मैं उससे आगे बढ़ता हूं। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोलकर आरक्षण की व्यवस्था करके हमारे आगे बढ़ने के रास्ता बनाकर गए थे, वो रास्ता एक साजिश के तहत फिर से बंद कर दिया गया है। फिर से बंद कर दिया गया है। अब हमारे 98% बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई पर तो कोई रोक नहीं है,
पढ़ने से कहां रोका जा रहा है? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, दलित और आदिवासी 98% बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पिछड़े वर्ग के 90% बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और जो बाकी के जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके भी 80% बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि पूरे देश के अंदर हमने सर्वे करके देखा है, जितने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर जज हैं 98% सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं। देश के अंदर जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर्स या दूसरे विभागों में काम करने वाले लोग, आपको जान के हैरानी होगी, वो भी 95% से ज्यादा सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन अब से लगभग 40 साल पहले एक षड्यंत्र शुरू हुआ, और वो षड्यंत्र ये था कि पहले जो लोग 16-16, 17-17, 18-18 घंटे खेतों के अंदर, मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर बेहद कम पैसे में या केवल खाने के ऊपर काम किया करते थे, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, उनको पढ़ने लिखने का मौका दिया, उनके लिए रिजर्वेशन व्यवस्था करके नौकरी का मौका दिया, तो उन लोगों को बुद्धि आ गई, और बुद्धि आने के बाद वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। उसके बाद वो मिल मालिकों से, कारखानों के मालिकों से, खेतों के बड़े जमींदारों से साफ साफ कहने लगे कि हम केवल 8 घंटे काम करेंगे, अगर 8 घंटे से ज्यादा काम दोगे तो ओवरटाइम देना पड़ेगा, और अगर आप ओवरटाइम नहीं देते तो हमें आपके यहाँ काम नहीं करना, हम आपके खेत में मजदूरी नहीं करेंगे। तो उन लोगों के पेट में दर्द हो गया कि यार ये बेजुबान लोग जो हजारों साल तक जिन्होंने गुलामी झेली, कभी काम के बदले में पैसा नहीं मांगा, कभी भरपेट खाना नहीं मिला, हमारे घर के बचे कुचे रुके सूखे खाने से जिंदा रहे, हमेशा हमारी मार खाते रहे, जो कभी बोलते नहीं थे वो आज अपने अधिकार के लिए बोलने लगे हैं। इनके पास ये बोलने की ताकत आई तो आई कहां से? जब उन्होंने इस पर चिंतन किया तो उनको समझ आया ये बोलने की ताकत इन बेजुबानों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने इनके पढ़ाई के रास्ते खोल दिए और पढ़ने से इनको ज्ञान आ गया, इनकी नौकरियों के रास्ते खोल दिए, नौकरी से इनके घर में थोड़ा पैसा आने लगा, इनके काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित कर दिए, जिससे और न्यूनतम मजदूरी तय कर दी, इससे इनको मिनिमम कम से कम कुछ सम्मानजनक पैसा मिलने लगा। ओहो, तो ये ताकत इस वजह से आई है, क्यों ना इस बोलने की ताकत को फिर से छीन लिया जाए। उन्होंने सोचा, लेकिन ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको हथियार देकर गए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, और वो हथियार है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार कैसे? आपको तो लगता होगा ठीक है वोट का अधिकार सबको है, लेकिन शायद आपको पता ना हो, जब संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि वोट का अधिकार
केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए, या जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए, या जो बड़े जमींदार हैं, पूंजीपति हैं, उनको मिलना चाहिए। जरा सोचो, अगर वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिला होता तो हमारे समाज के लोग तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, क्योंकि पढ़ने पे बंदिश थी, तो हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार नहीं मिलता। हमारे लोग बड़े जमींदार भी नहीं, बड़े तो छोटे भी नहीं, तो वो फिर हमें वोट का अधिकार नहीं मिलता। हमारे लोग कोई पूंजीपति तो है नहीं कि इनकम टैक्स देते हो, तो फिर वोट का अधिकार तो हमारे लोगों को नहीं मिलता। और अगर वोट का अधिकार ना मिलता तो वंदना जी भी आपके लिए पेंशन मांगने की बात नहीं करती। आपके हक अधिकार के बारे में अगर कोई सांसद या विधायक बोलता है तो इसलिए बोलता है क्योंकि प्रजातंत्र इतनी खूबसूरत चीज है कि सरकार को चुनने के लिए जनता की वोट चाहिए, और वोट लेनी है तो उनकी बात भी करनी पड़ेगी, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखी। जब पूरी संविधान सभा इस बात के खिलाफ थी कि वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए, केवल उन 4 कैटेगरीज को मिलना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पर्वत की तरह संविधान सभा में इस बात के लिए अड़ गए कि वोट का अधिकार मिलेगा तो सबको मिलेगा। और वो अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क बुद्धि से हम सबको वोट का अधिकार दिलाने में कामयाब हुए। लेकिन यह एक सवाल पैदा होता है, क्या हम लोगों ने उस वोट के अधिकार की कीमत को समझा, उसकी वैल्यू को पहचाना? लोग शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए देकर लोगों की वोट खरीद के 5 साल तक खून चूसते हैं। अरे जरा तो सोचो, जो लोग शराब की बोतल बांटते हैं या 1000-2000 रुपए लिफाफे में देकर भर के रख के आपको देकर आपकी वोट खरीद लेते हैं, जिनके पैसे से वो आपकी वोट खरीदते हैं उन्हीं के हाथों में वो देश को बेच देते हैं। इसलिए अपनी वोट की कीमत को समझो। जो जनता के लिए काम करे उसको वोट दो, जो जनता के लिए काम ना करे उसको वोट मत दो। ऐसे धोखेबाज लोगों को पहचानो जो चुनाव से पहले वायदे तो करते हैं लेकिन वायदे पूरे नहीं करते। ऐसे लोगों को क्यों चुनना? अपनी वोट को शराब के लिए 5000, 2000, 1000 रुपए के लिए क्यों बेचना? कितने दिन चलेगा वो पैसा? अगर मान लो बहुत ज्यादा 5000 भी दे दे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना की रोटी खा पाओगे ना। उसके बाद 4 साल और 11 महीने उसमें कहां से खाओगे? लेकिन वो जो आपकी वोट को खरीद रहा है वो बड़े उद्योगपतियों के सामने पूरे देश को बेच रहा है। जो पैसा आपके बच्चों के लिए रोजगार पैदा करने में खर्च होना चाहिए, जो पैसा आपके विकास में खर्च होना चाहिए, उस पैसे में आधे से ज्यादा पैसे तो उसने चुरा लिए। आपके हक को उसने थोड़ा सा पैसा का शराब काट के पूरा का पूरा आपका हिस्सा खा गया। तो क्या ऐसा भारत करना चाहिए? क्या हमें अपने वोट की कीमत को समझना नहीं चाहिए? 2 चीजें, एक तो अपनी वोट की कीमत को जानो, दूसरी बात इस सच्चाई को पहचानो कि जब पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में जितने जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और हमारी जो तरक्की हुई है वो सरकारी स्कूल से पढ़ के हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा दें। तो फिर ये सरकारी स्कूल लगातार धीरे धीरे बंद क्यों हुए? एक एक करके लगातार प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल क्यों खुलते जा रहे हैं? आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश में 1.5 से 2 लाख के बीच सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या देश में जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या तो कम नहीं हुई, जनसंख्या तो बढ़ी है। जब जनसंख्या बढ़ी है तो सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं।
प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, मैं टॉप क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लाखों रुपए हर महीने भी खर्च होते होंगे। मैं मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल की अगर बात करूँ, वहाँ एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें तो एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? और कम से कम हर परिवार में 2 बच्चे अगर मान लें, इसका मतलब 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया महीना चाहिए। और हमारे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के मजदूर, उनके तो पूरे परिवार की इनकम सारी भी जोड़ लें तो 15-20 हज़ार रुपया मुश्किल से महीने की बैठती है। तो क्या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में तो चलो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने टोटल बजट का लगभग 25% खर्च करके सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बना दिया। यहाँ तो सरकारी से भी पढ़ के बच्चे कामयाब हो रहे, इंजीनियर, डॉक्टर बनने लगे हैं। क्योंकि जब कोचिंग की जरूरत पड़ती है इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ तो हमने जैविक मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर लाखों रुपए की कोचिंग की व्यवस्था बच्चों के लिए हमारी सरकार ने कर दी। लेकिन बाकी पूरे देश में ना तो वहाँ सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पढ़ने के हालात ही नहीं है, वहाँ से बच्चे पढ़ के कुछ नहीं बन सकते सिवाय मजदूर के। दिल्ली तो छोटा सा देश है, राज्य है पूरे देश के अंदर, बाकी पूरे देश का क्या होगा? इसका मतलब जो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोला था, इन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर कर प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देकर हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के रास्ते को दोबारा से बंद कर दिया। और जो हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे रिजर्वेशन की वजह से, देश के ज्यादातर संसाधनों को हमारी केंद्र की सरकार ने बेच दिया। एक एक करके सरकारी कंपनियां बिकती जा रही हैं और जो भी सरकारी संस्थान बिक गया, प्राइवेटाइज हो गया, वहां पर लोग हमारा रिजर्वेशन खत्म, हमारे बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद। इतना पैसा हमारे लोगों पे है नहीं कि व्यापार कर रहे हैं। अब केवल लेकिन सरकारी नौकरी के भरोसे भी बैठा नहीं जा सकता, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हमें छोटे मोटे उद्योग धंधों में आना पड़ेगा, घरेलू धंधों में आना पड़ेगा, व्यापार की तरफ धीरे धीरे, चाहे छोटे से शुरुआत हो, उस तरफ बढ़ना पड़ेगा, वैकल्पिक संसाधनों की तरफ जाना पड़ेगा, वरना हमारे आने वाला भविष्य फिर से बेहद खतरनाक होने वाला है। तो आप जानते ही सरकारी स्कूलों को कमजोर करके प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेज को बढ़ावा क्यों दिया? सारे सरकारी संस्थानों को बेचकर प्राइवेटाइज क्यों किया गया? एजुकेशन इसलिए प्राइवेटाइज की जा रही है कि ये जो गरीब मजदूर किसान हैं, पढ़ने की वजह से इनके अंदर बोलने की ताकत आ गई, अपने हक और अधिकार को मानने की ताकत आ गई, इनसे पढ़ाई को फिर से छीन लो। और रिजर्वेशन से नौकरी मिली, नौकरी से घर में पैसा आया, पैसे से बोलने की ताकत आई, इनसे नौकरी भी छीन लो। तो हमारे हाथ से नौकरी भी और पढ़ाई भी दोनों एक साजिश के तहत इसलिए छीनी जा रही है ताकि इन लोगों को इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर मिल जाए। ये हमारे लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं। इस सच्चाई को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा। आज अगर बच्चा किसी तरीके से मेहनत करके इंजीनियरिंग मेडिकल में सफल हो जाए, तो आप जानते हो सरकारी कॉलेज में भी अगर सिलेक्शन हो जाता है, इंजीनियरिंग के अंदर 2 लाख रुपए 1 साल की फीस है, केवल फीस। उसका हॉस्टल का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, बाकी खर्चे, खाना खर्चा दूसरा नहीं कह रहा हूँ, केवल फीस 2 लाख रुपया। यानी कि पूरा 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कम से कम 12 लाख रुपए में होगा। क्या SC, ST और OBC के 98 से 99% बच्चे ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप 12 लाख रुपए का खर्चा उठा पाए? जनरल कैटेगरी के भी
क्या 80% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए का खर्चा उठा पाए? क्या इस तरफ किसी का ध्यान है? मेरा ये मानना है जो सरकार अपने अधीन रह रहे लोगों के बच्चों को के पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए, जो सरकार अपने अधीन रह रहे लोगों के इलाज का खर्च ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ेगी, ध्यान रखना। देश की कोई राजनीतिक पार्टी इस लड़ाई को नहीं लड़ेगी। राजनीतिक पार्टी भी तब लड़ती है जब लोग मजबूती के साथ एकजुट होकर सरकार को दबाव में लाते हैं अपनी ताकत के दम पर। और ऊपर से जाति की बीमारी। कभी आपने सोचा ये जाति क्यों है, कहां से आई है? अमेरिका में जातियां नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं पर भी जातियां नहीं है। केवल भारत में या जहां भारत से जाकर लोग बस गए वहां जाति है। और जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा, क्योंकि उत्पीड़न जाति की वजह से होता है। तो जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक जातिगत उत्पीड़न भी बना रहेगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन जाति को जंजीरों को तोड़ने के लिए बुद्ध का धम्म देकर गए। और भारत से बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में गया। दुनिया के 56 देश बौद्ध बन गए और बाकी देशों में भी तेजी से लोग बौद्ध बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बौद्ध धर्म में तो कोई वो भी नहीं है कि किसी को लालच देकर बना देगा, और बौद्ध धर्म में तो किसी को दबाव से भी नहीं बनाते। बौद्ध लोग अपनी इच्छा से बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में कट्टरपन बढ़ रहा है, जैसे जैसे उत्पीड़न बढ़ रहा है, जैसे जैसे नफरत बढ़ रही है, एक समय आएगा, मेरे शब्दों को याद रखना, एक समय आएगा लोग इस नफरत के माहौल से, इस धार्मिक कट्टरपन से इतने परेशान होंगे वो खुद कहेंगे कि अब हमें शांति चाहिए। और शांति बुद्ध के धम्म में है, क्योंकि बुद्ध के धम्म में दया है, करुणा है, शील है, प्रज्ञा है, समता है, मैत्री है, भाईचारा है, और सबसे बड़ी चीज है शांति। जहाँ शांति होती है वहाँ खुशहाली होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति होती है। तो आप लोग उत्पीड़न का शिकार इसलिए है भारत में, क्योंकि आप जातियों में बने हुए हैं, और जाति कुदरत ने नहीं बनाई। जिसने हमारे देश में जाति बनाई, देश के 90% संसाधनों का मालिक भी वो ही है, और वो जाति सिर्फ इसलिए बनाई ताकि देश के सारे संसाधनों का वो कब्जा उसके पास रहे। जिससे ये जातियों की जंजीरें टूट गई, उस दिन देश के संसाधनों पे से उसका कब्जा भी टूट जाएगा और हमारे लोगों का जातिगत उत्पीड़न भी बंद हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए, जहाँ जाति के लिए कोई स्थान नहीं। जैसे अनेकों नदियां जाकर जब समुद्र में गिरती हैं, एक नदी है यमुना, एक गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कोई भी बता देगा ये गंगा नदी है जो ब्रिजघाट के पास से जा रही है, जो दिल्ली में लाल किले से पीछे जाकर जो नदी जा रही है, कोई भी बता देगा कि यमुना है। लेकिन ये सारी नदियां जाकर जब समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में गिरने के बाद बता देगा कि कौन सी नदी का पानी है, उसके बाद सब मिलके समुद्र कहलाता है। उसी प्रकार बुद्ध का धम्म है, जिसमें विभिन्न जाति जब अपनी जातिगत पहचान को होके बौद्ध बन जाएंगे, तो बौद्ध बनने के बाद आने वाले कुछ सालों के बाद आपके परिवार जो आने बच्चे होंगे आपके, उनको लोग दुनिया में बौद्ध के नाम से जानेंगे, जाति के नाम से नहीं जानेंगे।
इसलिए जाति छोड़ो समाज छोड़ो, यही संकल्प मिशन जयभीम का है। हमने मिशन जयभीम इसीलिए बनाया है कि हम राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी में हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ से जाति खत्म नहीं हो सकती, और जाति खत्म नहीं होगी तो जातिगत उत्पीड़न भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे राजनीतिक पार्टियां शायद खत्म नहीं कर पाएंगी। उसको खत्म करने के लिए समाज को खुद आगे आना होगा। इसलिए हमने संकल्प किया है कि हम विधायक आज हैं, हो सकता करना हो, मंत्री आज हैं, हो सकता करना हो, क्योंकि पहले भी कोई और था और आगे भी कोई और होगा, लेकिन ये हमारे समाज का हक अधिकार का आंदोलन पहले भी था और आगे भी रहेगा। तब तक रहेगा जब तक देश से हम जातिगत उत्पीड़न को खत्म न कर दें, और ये जातिगत उत्पीड़न को खत्म करने का एक ही रास्ता है, क्योंकि उन्होंने जाति अपने फायदे के लिए बनाई। आज हम अपनी जाति को पकड़ के अपनी मर्जी से बैठे हैं, अपने बच्चे की शादी करते तो अपनी जाति में लड़का व लड़की ढूंढते हैं, तो भाई जाति हम कौन बनाए हुए हैं? हम ही तो जाति को बनाए हुए हैं, और जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न है। तो ये उत्पीड़न तब तक हमेशा बना रहेगा जब तक जाति रहेगी। इसलिए आप लोग अपने मन से तैयार हो जाओ, आओ हम सब मिलकर जाति को तोड़ें और इस पूरे समाज को जोड़ें। यही मिशन जयभीम का संकल्प है। उसी संकल्प के साथ हम लोग पूरे देश और दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया है 2025 तक, अशोक विजयदशमी तक, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1956 में बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी, लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ, उसी अशोक विजयदशमी के दिन 2025 तक हम लोग 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाएंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, लेकिन वर्णा से काबुल गंगार तक पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। जातिगत मानसिकता वाले लोगों ने छल कपट से मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों से करवाकर देश के अंदर 84,000 बौद्ध मठों को निस्तेनाबूद करके देश के अंदर जितने बौद्ध भिक्षुओं थे सबकी हत्या करवा के, जितना बौद्ध साहित्य था पूरे बौद्ध साहित्य को जलवाकर हमारे बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को निस्तेनाबूद करके जात पात ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से भारत के अंदर कायम किया। इसलिए हमारा संकल्प है इस ऊंच नीच की व्यवस्था को, जातिगत व्यवस्था को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर से अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में बौद्ध में बनाने के सपने को, बाबा साहेब के सपने को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जो इतना कीमती समय देते और हमें मार्गदर्शन किया। इस आशा उम्मीद के साथ अब समय समय पर हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे और अपने जो मिशन चलाया है उसमें पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे आपको। आप आगे, हम पीछे चलेंगे। और एक बात और के दूसरा प्रोग्राम तैयार है, मैडम जी को भी वहाँ जाना है, लेकिन 2 मिनट के लिए सभी को संदेश देना चाहता हूँ। एक तो खाना तैयार है, सभी महिलाएं हैं, खाना खाकर जाएंगे, किसी सब लोग खाना खाकर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मिशन यह भी बाबा साहब जो हमारे केजरीवाल जी ने प्रोग्राम किया है, तो 9 तारीख को आप लोग 9 तारीख को 9 बजे विधायक कार्यालय आएंगे, वहां से बस द्वारा 2 बजे 9 तारीख को 2 बजे विधायक कार्यालय से बस द्वारा आपको ले जाया जाएगा। कोई भी साथी जो साथी जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बस भी अवेलेबल होगा। पूरी जिस तरह से हमारे मंत्री जी ने एक तो चित्रण बताई है सारी चीज़ें, लेकिन बाबा साहब को जानने का जो वहाँ पे हमारे पिक्चर के थ्रू स्क्रीन पर हम सारी जीवनी उनकी सुनेंगे। तो हमारे जो भी साथी जाना चाहते हैं 9 तारीख 2 बजे 9 मार्च 2 बजे जगह जगह पे बस लगी रहेगी। आपको
आपको सूचना भी दे दिया जाएगा। लेकिन जिसको कहीं बस ना मिले तो ऑफिस जो आपका विधायक कार्यालय है वहाँ पे भी लगी रहेगी बस। तो आप सब चाहिए, वहाँ 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, आपकी सरकार की ओर से पूरी सुविधा मिलेगी। और साथ में बैठ के 2 घंटा उनकी जीवनी सुनिए, उनके बारे में सुनिए और जानिए, ये बहुत जरूरी है। और हम सब के लिए बहुत सारे लोग आजकल कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ते, बस हम व्हाट्सएप और फोन में लगे रहते हैं, फालतू की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। कुछ पॉजिटिव एनर्जी हम सब में आएगी तो हम सभी साथी समय निकाल के जरूर जाएंगे। एक चीज और बता दूं, ये जो बाबा साहब का जो नाटक है लगभग 2 घंटे का है और बहुत अच्छे कलाकार वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव परफॉर्म है। म्यूजिकल नाटक है जिसके माध्यम से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। वो अलग बात है, उनका जीवन चरित्र इतना बड़ा है, उसको एक नाटक के माध्यम से 2 घंटे में समेटना नामुमकिन है। और वो जो बातें मैंने बताई है, बहुत सारी घटनाएं तो उसमें दिखा भी नहीं पा रहे हैं, जो 2 घंटे में तो एकदम कुछ खास चीज़ें दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप उसमें जाएं, इस गाड़ी में जो लोग ना जा पाए, सपोज करो किसी का पर्सनल घर का काम पड़ गया, बीमार हो गया, कोई बात हो गई, उसके बाद भी कोई जाना चाहे तो विधायिका जी के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकता है, या हमारे साथी के माध्यम से, सूरज भांजी के माध्यम से, या केत साहब के माध्यम से, या आपके माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डेली 2 शो होते हैं, 4 बजे, एक 7 बजे, रात शाम को 4 बजे, दूसरा शो शाम को 7 बजे। तो डेली भी कुछ लोग जाएंगे तो थोड़ी व्यवस्था रेगुलर बेस पे भी हम लोग करवा देंगे। जिनको जाना वो अपने नाम देते रहे, हम भेज देंगे। बाकी तो बस की व्यवस्था सरकार की तरफ से है और वंदना जी के यहाँ उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल करके जाइए। फिर भी कुछ लोग छूट जाए, बाद में जाना चाहे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके संबंधी, तो आप संपर्क करें तो उनकी भी व्यवस्था हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।